स्टूडेंट, मैं आचुकी सैनी आप सभी का मेरे YouTube चैनल एएनएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कोशिका, जिसे इंग्लिश में सेल कहते हैं। प्रत्येक जीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। सजीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। सजीवों के शरीर की संरचनात्मक यानी जितने भी सजीव प्रकृति में है उनकी संरचना एक कोशिका से स्टार्ट होती है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से होती है, इसलिए कोशिका को जीवन की आधारभूत इकाई भी कहा जाता है। प्रत्येक जीवधारी का निर्माण कोशिका के द्वारा होता है, यानी कि कोशिका की संख्या के आधार पर जीवधारियों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक कोशिकीय जीव जिनमें एक कोशिका प्रेजेंट होती है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, और दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव। इनके शरीर का निर्माण अनेक कोशिकाओं से होता है। जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ता, बिल्ली, जितने भी जीव जंतु हैं, जैसे एक कोश के जीव होते हैं या फिर अनेक कोश के जीव होते हैं। कोशिकीय जीव स्वतंत्र जीवन यापन एवं दैनिक कार्य करने में सक्षम होते हैं। अगर उनका शरीर कोशिकाओं से निर्मित नहीं होता है तो वो उन कार्यों को करने में सक्षम नहीं होते हैं। मानव शरीर लगभग 5000 अरब कोशिकाओं से निर्मित होता है। जितना जीव बड़ा होगा उसमें उतनी ही बड़ी कोशिका पाई जाती है, और जो जीव जितना छोटा होगा उनमें उतनी ही छोटी कोशिका पाई जाती है। जीव के आकार के आधार पर देख लेते हैं कि सबसे बड़ी जंतु कोशिका कौन सी होती है, सबसे छोटी जंतु कोशिका कौन सी होती है। इससे पहले हम ये जानेंगे कि कोशिका की खोज किसने की। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी, जो मृत प्रकार की थी, और किसमें की? कॉर्क में इसकी खोज की गई। उसके बाद एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक नामक वैज्ञानिक ने 1674 में एक कोशिका को देखा जो जीवित प्रकार की थी। और इसको इन्होंने खोज के बाद एनिमलक्यूल कहा। और ये एनिमलक्यूल कहाँ से खोजा गया? दांतों के सड़े हुए मल से इनकी खोज की गई थी। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका के बारे में हम जानेंगे। सबसे बड़ी जंतु कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसकी लेंथ 170 बाई 135 मिलीमीटर होती है। और सबसे छोटी जंतु कोशिका
CLO नामक माइकोप्लाज्मा जिसकी लेंथ 0.3 माइक्रोमीटर है और एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग 0.3 माइक्रोमीटर है। अदर बुक्स में इसकी लेंथ 0.1 माइक्रोमीटर दी गई है। पीपीएलओ की फुल फॉर्म प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होती है। इसके बाद सबसे बड़ी पादप कोशिका एसिटेबुलेरिया, ये एक प्रकार का शैवाल है जो एक कोशिकीय होता है। एक कोशिकीय शैवाल होता है। सबसे छोटी पादप कोशिका एल्गिया, ये भी एक शैवाल है जो एक कोशिकीय होता है। ये भी एक प्रकार का शैवाल है जो एक कोशिकीय होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है जो मादा में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु जो नर में प्रेजेंट होते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, लगभग 90 सेंटीमीटर होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका लगभग 90 सेंटीमीटर लेंथ होती है इसकी। कोशिका सिद्धांत कोशिका सिद्धांत मैथियास स्लाइडेन जो जर्मन के रहने वाले थे एवं थियोडोर स्वान, ये ब्रिटिश के रहने वाले थे। इन दोनों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत दिया। 1838-1839 में दिया। इस सिद्धांत के अनुसार, कोशिका सिद्धांत के अनुसार, प्रत्येक जीव कोशिका एवं कोशिका उत्पादों से बने होते हैं। दूसरा है प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक होता है।
जो कोशिका के जैविक कार्यों पर नियंत्रण करता है। थर्ड पॉइंट इसका होता है ओमिनिस सेलुल ई सेलुला। इसका हिंदी में मीन्स होता है कि नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती या पुरानी कोशिकाओं से बनती है, या नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं से या पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। ये सर्वप्रथम किसने कहा? रुडोल्फ विर्चोव ने 1855 में बताया, क्योंकि मैथियास लाइडन व थियोडोर स्वान ने जब कोशिका सिद्धांत दिया था तब इन्होंने ये नहीं बताया था कि कोशिकाओं का निर्माण होता कैसे। ये सर्वप्रथम स्पष्ट किसने किया? रुडोल्फ विर्चोव ने किया। कई बुक्स में विर्चो एवं विर्चोव दोनों एक ही नाम है। कई बुक्स में विर्चो दे रखा, कई बुक्स में विर्चोव दे रखा है। इसके लिए कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। इसके बाद इस सिद्धांत के बाद इन्होंने नई न्यू सेल थ्योरी दी। ये सर्वप्रथम नगेली एवं रुडोल्फ विर्चो ने दिया। न्यू सेल थ्योरी, कई बार क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं कि न्यू सेल थ्योरी किस वैज्ञानिक के द्वारा दी गई? नगेली एवं रुडोल्फ विर्चोव के द्वारा दी गई है। अब है अपना कोशिका सिद्धांत के अपवाद। कोशिका सिद्धांत के अपवाद कौन होते हैं? वायरस, जिनको विषाणु भी कहते हैं। अपवाद क्यों कहा जाता है? जब भी कोई सिद्धांत बनता है तो उसका कुछ ना कुछ अपवाद डेवलप हो जाता है। तो ऐसे ही कोशिका सिद्धांत के अपवाद में वायरस को कहा गया है, क्योंकि वायरस में स्वतंत्र विभाजन की क्षमता नहीं होती है। इसको विभाजित होने के लिए किसी जीवित सेल की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको कोशिका, क्योंकि कोशिका तो अपना स्वतंत्र सेल डिवीजन करती है और वायरस में ये कैपेसिटी नहीं पाई जाती है। अब दूसरा ये है कि वायरस में आनुवंशिक पदार्थ या तो डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है, जबकि कोशिका में ये दोनों डीएनए एवं आरएनए पाए जाते हैं। और कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, कोशिकांग वायरस में नहीं पाए जाते हैं, जबकि कोशिका में कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और अन्य कोशिकांग पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाएं, जिनके बारे में अपन जानेंगे। प्रोकैरियोटिक शब्द दो शब्दों प्रो यानी प्रारंभ, प्रिमिटिव आदि, कैरियन दूसरा शब्द क्या है? कैरियन, जिसका मतलब होता है केंद्रक। यानी कि ऐसे जीव जिनमें आदि प्रकार का केंद्रक पाया जाता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत आते हैं। और इनको किसके बेस पे डिवाइड किया गया है? केंद्रक के चारों ओर पाए जाने वाली केंद्रक झिल्ली के आधार पे
कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डिवाइड किया गया है। प्रोकैरियोटिक में आध प्रकार का केंद्रक होता है, आध प्रकार का केंद्रक यानी सुगठित केंद्रक का अभाव। और इसमें कौन से जीव आते हैं? नीलहरित शैवाल, बैक्टीरिया, और माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा हम सभी जानते हैं कि ये सबसे छोटी जंतु कोशिका होती है और सबसे छोटी जंतु कोशिका होती है। अब दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। यूकैरियोटिक शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। यू वेल, सुविकसित, कैरियन केंद्रक यानी कि सुगठित केंद्रक। जिन जीवों में सुगठित केंद्रक पाया जाता है उनको यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत रखा गया है। इनके उदाहरण क्या होते हैं? ईस्ट, प्रोटोजोआ, शैवाल, ये सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत आते हैं क्योंकि इनमें सुगठित केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। और प्रोकैरियोटिक जीवों में आनुवंशिक पदार्थ है कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ होता है। अब हम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में कौन कौन से लक्षण होते हैं इनके आधार पर इनमें अंतर ज्ञात करेंगे। सबसे पहले कि लक्षण क्या क्या होते हैं, कौन कौन से लक्षण इनमें पाए जाते हैं। लक्षण प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सबसे पहले कोशिका का आकार। पहला लक्षण क्या है? कोशिका का आकार। कोशिका का आकार। प्रोकैरियोटिक जीवों में कोशिका का आकार होता है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर। इनका व्यास होता है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है 5 से लेकर 20 माइक्रोमीटर व्यास होता है। दूसरा होता है कि कोशिका भित्ति। प्रोकैरियोटिक जीवों में कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड की बनी हुई होती है। म्यूकोपेप्टाइड से बनी होती है। बट माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति का अभाव होता है यानी अब्सेंट होती है। यूकैरियोटिक जीव में पादप एवं जंतु दोनों प्रकार की कोशिकाएं आती है।
तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी हुई होती है। सेलुलोज से बनी हुई होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। अब देखते हैं कि कौन कौन से कोशिकांग प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, कौन से कोशिकांग अब्सेंट होते हैं। सबसे पहले आता है ER। इसकी फुल फॉर्म होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी अंतःपर्दवी जालिका। हिंदी में अंतःपर्दवी जालिका कहते हैं और इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। प्रोकैरियोट में ये अनुपस्थित होती है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये उपस्थित होती है। इनका कार्य परिवहन, यानी ये पदार्थों का परिवहन करती है। दूसरा कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। कार्य क्या है इनका? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया का श्वसन, यानी कि श्वसन की क्रिया में इनका महत्वपूर्ण रोल होता है। तीसरा कोशिकांग है लवक। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में लवक अनुपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जंतु कोशिका में लवक अनुपस्थित, जंतु कोशिका में अनुपस्थित, और पादप कोशिका में लवक उपस्थित होते हैं। स्पिरोसोम प्रोकैरियोट में अनुपस्थित और यूकैरियोट में उपस्थित। लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। इनका कार्य होता है पाचन एवं विघटन। लाइसोसोम कोशिका के अंदर पाचन एवं विघटन में सहायक होता है। परऑक्सीसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है, यूकैरियोट में उपस्थित होता है। सूक्ष्म नलिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिका में सूक्ष्म नलिकाएं अब्सेंट होती है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये प्रेजेंट होती है। इनका कार्य होता है सेल वॉल का निर्माण। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सूक्ष्म नलिकाएं मिलकर कोशिका भित्ति का निर्माण करती है। नेक्स्ट है राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं और ये 70S प्रकार के राइबोसोम 2 सब यूनिट 40S और 50S में डिवाइड होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S प्रकार के राइबोसोम होते हैं जो 2 सब यूनिट 50S और 60S में डिवाइड होते हैं। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, बट ये याद रखना है कि राइबोसोम प्रोकैरियोट में 70S, यूकैरियोट में 80S प्रकार के पाए जाते हैं। इनका कार्य है
प्रोटीनों का निर्माण करना, प्रोटीन संश्लेषण में ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है केंद्रक। केंद्रक में सबसे पहले केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली या फिर केंद्रक भित्ति भी इसको कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होती है, दोहरी कला होती है, दोहरी यानी कि डबल मेम्ब्रेन। केंद्रिक, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रिक अनुपस्थित होती है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये उपस्थित होती है। इसका कार्य होता है टीआरएनए का संश्लेषण। हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एब्सेंट होती है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होती है, प्रेजेंट होती है। आनुवंशिक पदार्थ, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जीव द्रव्य यानी कि कोशिका द्रव्य में बिखरे हुआ होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थ है, जीव द्रव्य में बिखरा हुआ होता है। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कला द्वारा परिबद्ध होता है। नेक्स्ट कोशिकांग है अपना तारक काय। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है। तारक काय जंतु कोशिका में पाया जाता है और तारक काय का कार्य होता है सेल डिवीजन के टाइम तर्कु तंतुओं का निर्माण करना। कशाभिकाएं, उपस्थित होती है जीवाणुओं में फाइब्रिल से निर्मित और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होती है 2+9 संरचना युक्त होती है। नेक्स्ट है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में असूत्री कोशिका विभाजन होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में समसूत्री एवं अर्धसूत्री दोनों प्रकार का विभाजन पाया जाता है। समसूत्री में क्या होता है, जब पेरेंट सेल डॉटर सेल में डिवाइड होती है तो पेरेंट सेल में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं डॉटर सेल में भी उतने ही क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है कि इसमें पेरेंट सेल से जब डॉटर सेल बनती है तो क्रोमोसोम की संख्या डॉटर सेल में आधी रह जाती है। श्वसन
अवायवीय, प्लाज्मा झिल्ली द्वारा, प्लाज्मा झिल्ली द्वारा। अवायवीय का मीन्स होता है कि इनमें जब श्वसन की क्रिया होती है तब वायु अब्सेंट होती है या फिर वायु की अब्सेंट में ये श्वसन होता है और प्लाज्मा झिल्ली द्वारा किया जाता है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में वायवीय श्वसन पाया जाता है जो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। ये वायु की प्रेजेंट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा इनका श्वसन होता है। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन प्रोकैरियोटिक्स में अनुपस्थित होता है, यूकैरियोटिक्स में उपस्थित होता है। इनके एग्जाम्पल्स उदाहरण देख लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक्स में क्या क्या, नील हरित शैवाल, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण है ईस्ट, प्रोटोजोआ एवं शैवाल।